हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज जैसा आपको पता है कि 12th क्लास का हम लोग मॉडल पेपर देख रहे हैं और सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं उनकी आगामी परीक्षाओं के लिए, जो 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से। आप अपने परीक्षाओं में जितना आपने पढ़ा है आप उसको अच्छे से लिखें, घबराइए नहीं, बहुत अच्छे से अपना पेपर दीजिए, बिल्कुल हिचकिचाहट ना करें किसी प्रकार की। पहले क्वेश्चन पेपर को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें, फिर उसके बाद जितने क्वेश्चन आते हैं आप उनको करना प्रारंभ करें। जो नहीं भी आता है उसको भी नहीं छोड़ना है, अटेम्प्ट जरूर करें। क्लियर है? तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ सरस्वती माता आपको बहुत अंकों से, अच्छे अंकों से पास कराए, मेरी ऐसी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। चलिए तो हम चलते हैं सीधा मॉडल पेपर पर। तो कल हम सबसे पहले, आपको याद होगा, हम क्वेश्चन नंबर 9 को देख रहे थे और 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने था बहुत अच्छे से। क्वेश्चन 9 था, स्पष्ट कीजिए कि तकनीकी प्रगति वस्तुओं की पूर्ति पर क्या प्रभाव डालती है। अब बताइए, अगर टेक्नोलॉजी होगी तो क्या प्रभाव होंगे, क्या इंपैक्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे, आप इसको समझ सकते हैं। ठीक, देख लिया आप लोगों ने। अच्छा, अगर आपको दूसरे वे में लिखना हो, अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहे हैं जैसे जैसे उत्पादन में वृद्धि होती जाती है और स्थिर लागत का व्यवहार क्या क्या रहता है। कह रहे औसत लागत का जो व्यवहार है क्या रहता है और क्यों होता है, इस पर हमको देखना है और इस पर हमको बात करनी है। चलिए देख लीजिए। देख लिया आप लोगों ने। तो जैसे जैसे वस्तु में उत्पादन में वृद्धि होती है और स्थिर लागत गिरती रहती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि उत्पादन प्रति कुल स्तर पर समान बना रहता है और इसको हम लोग आपका देखते भी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति किराए पर ली गई दुकान का मालिक भी है और मैनेजर भी। अरे एक व्यक्ति ने किराए पर दुकान ली है, वो दुकान का मालिक भी और मैनेजर भी। इस सूचना में अंतर्निहित लागत और स्पष्ट लागत की पहचान करिए। किसकी पहचान करनी है? अंतर्निहित लागत की और स्पष्ट लागत की। तो स्वामी का अनुमति वेतन अंतर्निहित लगता है क्योंकि यदि वह किसी फर्म और फर्म के कार्य करता है तो उसे वेतन मिलता है, और दिया गया किराया स्पष्ट लगता है क्योंकि वह आगत पर किया गया मौद्रिक व्यय है। क्या है? मौद्रिक व्यय है। देखिए, कह रहे हैं कि पूर्ति तालिका क्या होती है। यदि किसी वस्तु के उत्पादन या सरकार की सहायता देते हैं तो उस वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे समझाइए। परिवर्ती अनुपात के नियम की व्याख्या रेखाचित्र अनुसूचित की सहायता से कीजिए। देखिए आपके सामने है, कीजिए। या अथवा इसका दूसरा रूप है, उत्पादन में वृद्धि हेतु जब किसी एक कारक की इकाई को लगातार बढ़ाया जाता है तो कुल स्थिति में उत्पादन के व्यवहार की व्याख्या कीजिए। जो उसका व्यवहार है उसकी व्याख्या करनी है। चलिए, हो गया। परिवर्तित अनुपात का नियम स्पष्ट किए कि परिवर्तित की कारक की इकाई में लागत में भौतिक उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अल्पकाल में जब उत्पादन वृद्धि हेतु कारक के साथ परिवर्तन इकाइयों को लगातार बढ़ाया जाता है तो भौतिक उत्पाद में परिवर्तित आता है। क्या आता है?
परिवर्तन 1 2 3 करके इसमें देख लीजिए। इन उत्पाद को आपको सामने दिखाई देगा। देखिए ये इसकी तालिका है, गौर करिए। आगे बढ़ जाएं। तालिका को देख लीजिए पूरा किस तरह से बनी हुई है। ये मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं कि सीमांत उत्पादन इकाई कैसे निकलती है। ठीक, इकाई 1 है, भौतिक उत्पाद 3 है तो 3 होगा, और फिर आपका श्रम इकाई 2 होगी तो भौतिक उत्पाद 7 हो गया। तो 3 से 7 होने में कितना बढ़ा? 4। तो इसलिए सीमा उत्पादन 4 लिख दिया। अब 7 से 12 हो गई, कितने का अंतर आया? 5 का। वही 12 16 होगी, कितने का अंतर? 4 का। तो एक स्थिति में सीमांत जो अनुपात है वो बढ़ता है, फिर लास्ट में क्या हो जाता है? 0, फिर 0 के बाद माइनस होने लगता है। ये कंडीशन को दिखा रहा है, पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, देख लीजिए इसको। चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अब इसका डायग्राम भी है और इसके चरण देख लीजिए। पहले डायग्राम को बना लीजिए आप। सबसे पहले तो टीपीपी का बना लीजिए, ये है पूरा। देख लिया? चलिए, कारण है, इसके चरण हैं, तीनों चरणों को लिखिए। आपके सामने तीनों चरण। पहले चरण को अगर आप देखेंगे तो इसमें कुल भौतिक उत्पाद ए बिंदु की ओर बढ़ता है, से दर से बढ़ता है, सीमांत उत्पाद बढ़ते हैं, बिंदु सी पर अधिक होगा। दूसरा चरण क्या है? भौतिक उत्पाद बी बिंदु तक घटती दर से अधिकतम हो जाता है, सीमांत उत्पाद घटकर डी बिंदु पर हो जाता है। तीसरा, बी बिंदु पर पहुंचने के पश्चात, तो इसको देख सकते हैं आप। आगे बढ़ जाते हैं। अगला है सीमांत संप्राप्ति व सीमांत लागत विचारधारा के प्रयोग में उत्पादन संतुलन की शर्त की व्याख्या कीजिए और रेखाचित्र तालिका का प्रयोग करिए। लिखिए, रेखाचित्र तालिका का हम लोग किस तरह से प्रयोग करते हैं, देखिए इसको। देखिए, उत्पादन संतुलन से अभिप्राय ऐसी अवस्था से है जब उत्पाद के लिए दिए गए संसाधनों की सहायता से उत्पादन के उस स्तर को प्राप्त करता है जहां उसे प्राप्त होने में या होने तक अधिक लाभ होता है। कैसा होता है लाभ? अधिकतम होता है। देखिए, सीमांत संप्राप्ति व सीमांत लागत, सीमांत संप्राप्ति व सीमांत लागत विचारधारा के अनुसार उत्पादक संतुलन निर्धारण करने के लिए निर्धारण के प्रमुख शर्त हैं। नंबर 1 देखिए, पहले बताइए, लिख लिया आपने सारा? लिखिए ध्यान से। सीमांत, ये बच्चे जो क्लास में बैठ के आपको शैतानी कर रहे हैं, शांति से बैठिए, ध्यान दे सामने। ये 2 बालिकाएं विशेष कर देखिए, सीमांत संप्राप्ति व सीमांत लागत बराबर हो। पहली कंडीशन क्या है? जो हमको प्राप्त होगा और जो लागत हो कैसी होनी चाहिए? इक्वलिटी होनी चाहिए उनमें। चलिए ध्यान रखिए, बढ़ाई गई हो या
बढ़ गई हो। ठीक है। तीसरा है संतुलन स्तर के पश्चात, ध्यान दें, संतुलन स्तर के पश्चात उत्पादन वृद्धि से सीमांत लागत संप्राप्ति अधिक हो। कैसी हो? सीमांत संप्राप्ति अधिक हो। हो गया? ये देखिए, अभी इसकी सारणी है, एक एक करके इसको कंप्लीट कीजिए। उत्पादन इकाई को देखिए, सीमांत संप्राप्ति को देखिए, सीमांत लागत को देखिए। बड़ा ही आसान है। संतुलन की शर्तों को भी देख लीजिए, और आप ना देखकर ये वाला जो चित्र है आप इसको बना लीजिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए आप सभी। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। इस पूरे जो आपका मॉडल पेपर है आज इसको यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पर। फिलहाल अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, रिवीजन करिए और अपनी पढ़ाई को अच्छे करिए। विश यू ऑल द बेस्ट।